सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पेन शर्मा जी। अवनीश भाई। बाबा जी प्रणाम। सभी दर्शकों को भी राम राम जी। कल दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। राहुल गांधी को जाना था मुंबई पेशी पे, उनके वकील ने लिख दिया कि मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी की जान को खतरा है। अब किससे है उन्होंने ये नहीं लिखा है। पहली गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता कि राहुल गांधी बोल रहे हैं उनकी जान को खतरा है। पहली बात। दूसरी चीज, कांग्रेसी हैंडल्स, कांग्रेसी वॉल्स पे मतलब इतने विभत्स वीडियोस, एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई जनरेटेड पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं। अभी अभी मैंने वो जो एयरफोर्स वाला राजीव त्यागी है उसकी वॉल पे देखा कि पब्लिक मोदी जी को दौड़ा रही है सड़कों पे डंडे लेके। मोदी जी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे एक पुलिस वाला और उसके पीछे पुलिस भाग रही है। इस प्रकार के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, एआई जनरेटेड है वीडियोस कांग्रेसी हैंडल्स पे। कांग्रेसियों के मंसूबे देख लीजिए। इसके अलावा जो पिक्चर्स जो और वीडियोस जो शेयर किया जाए उसमें पब्लिक जो है बीजेपी का झंडा लिए हुए लोगों को दौड़ा रही है। मतलब अब एक बात तय है कि चुनाव में तो बेटा हम तुमको हरा नहीं पाएंगे, इतना तय है। सुप्रिया श्री ने प्लेकार्ड लेके बैठी हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। कल बीजेपी ने पूरा बाकायदा आंकड़ा दे दिया कि जिस पैमाने पे आपने महादेवपुरा में 1,250,000 वोटर को फर्जी घोषित किया है, ठीक उसी पैमाने पे 2 लाख वोटर फर्जी हैं रायबरेली में, वायनाड में, अमेठी में। तो क्या ये मान लिया जाए कि रायबरेली और वायनाड और अमेठी और तमाम वो 99 कांग्रेसी सीटें भी चुराई गई हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। आपका ओपनिंग रिमार्क इस पे, इतनी बात पे, उसके बाद आगे बात करते हैं। जी सर, मैं चाहूंगा कि आपके सभी दर्शक मेरा जो फ्रेम है सामने स्क्रीन पे उस पर जरा ध्यान केंद्रित करें और इस तस्वीर को देखें। दर्शकों, ये तस्वीर एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ भारतीय साड़ी वाले परिधान में एक महिला दिख रही हैं और उस महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ है। बाबा जी, इस देश की पहली वोट चोरी, ये तस्वीर इलाहाबाद तबके और आज के प्रयागराज उसके रायबरेली के सेशन कोर्ट की है। ये किसी बड़े कोर्ट की नहीं है, किसी हाई कोर्ट की नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, जहां पर राजनारायण जी की याचिका के बाद इंदिरा गांधी के ऊपर वोट चोरी का आरोप सिद्ध हुआ और उसकी सजा के तौर पर उनका चुनाव शून्य घोषित हुआ और इंदिरा गांधी अपना मुंह छुपाए हुए कोर्ट रूम से बाहर निकल रही हैं। ये इस देश की पहली नहीं, ये इस देश की एक ऐसी वोट चोरी है जिस पर कोर्ट की मुहर लगी, सजा सुनाई गई और उसके बाद इस देश ने कांग्रेस की लगाई हुई इमरजेंसी देखा। उसके बाद लोकतंत्र पूरा चोरी हो गया इमरजेंसी में। बिल्कुल, स्क्रीन बराबर कर दीजिए, आनंद आएगा, कोई इशू नहीं है सर, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। बाबा जी, ये पहली वोट चोरी जो अदालत से सिद्ध हुई भारत देश में, उसके बाद आपने कहा लोकतंत्र की चोरी हुई पूरी की पूरी। उसके पहले आजाद भारत से पहले पहली वोट चोरी नेहरू ने किया जब कांग्रेस समितियों ने 12 वोट दिया सरदार पटेल को और केवल 2 वोट मिला नेहरू को, और उसके बाद भी नेहरू इस देश के गद्दी पर काबिज हो गए। ये थी आजादी के पहले की पहली वोट चोरी कांग्रेस ने जो किया।
तीसरी वोट चोरी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया। आज जिस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल और कांग्रेस, 1991 लोकसभा चुनाव, राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान पेरम्बदूर में हत्या हुई उनकी। चुनाव चल रहे थे। नियम क्या कहते हैं इस देश के सर? चुनाव के इस देश के नियम ये कहते हैं कि अगर भरे चुनाव के बीच किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो उस लोकसभा विधानसभा सीट का इलेक्शन शून्य घोषित कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, और बाकी चुनाव अपने तय शुदा कार्यक्रम के हिसाब से चलते रहते हैं। नहीं, अगर तो वोट पड़ चुका है तब तो भी वोट नहीं किया गिना जाता। जाएगा। हाँ, अगर वोट नहीं पड़ा है तो उस सीट का चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है, और वो बाद में चुनाव होता है। अगर मान लीजिए वोट पड़ने के बाद जो है मृत्यु हुई, तब ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक बात है। जीत जाएगा जो, अगर मान लीजिए जिसकी मृत्यु हुई है वही अगर जीता, तो फिर उसके बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं उस सीट पर। लेकिन 1991 में इस देश में सबसे ईमानदार, निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर कहे जाने वाले टीएन शेषन साहब, एक छवि गढ़ी गई है। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ सुधार उन्होंने किए, लेकिन जिनकी ये छवि गढ़ी गई वही चीफ इलेक्शन कमीशन थे, टीएन शेषन। 1991 पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या होती है, और पूरे देश के लोकसभा चुनाव को अगले 22 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, बजाय इसके कि राजीव गांधी के सीट को उन्होंने मुलतवी किया होता। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आचार संहिता के दौरान, आज नई आचार संहिता नहीं है, 2014 में पैदा हुई है सर, तब भी आचार संहिताएं लगती थी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने भरे आचार संहिता के दौरान कांग्रेस पार्टी को यह परमिशन दी, ये आज्ञा दी कि वो स्वर्गीय राजीव गांधी की अस्थि कलश को लेके ऐसी हर एक सीट लोकसभा पर घूमे जहां पर अभी मतदान नहीं हुआ था। ये इस देश की वोट चोरी है जो तीसरी 1991 में किया। और उसका नतीजा क्या हुआ इस वोट चोरी का? दर्शक जरा ध्यान दें, इस वोट चोरी का नतीजा क्या हुआ? इस वोट चोरी का नतीजा यह हुआ कि देश में कांग्रेस की मालिकिन बनी सोनिया गांधी, और कांग्रेस की मालिकिन बनने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को मुखौटा प्रधानमंत्री बनाया। अटल जी की एक शपथ के बाद खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकी सोनिया गांधी, और कांग्रेसियों ने कहा कि महान त्याग किया सोनिया गांधी ने, जबकि हकीकत ये नहीं है। लेकिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर, टॉप ऑफिस पर सोनिया गांधी का कब्जा हो गया। ये थी सोनिया गांधी की वोट चोरी जो 1991 में कांग्रेस की शय पर इलेक्शन कमीशन ने कराया, टीएन शेषन ने कराया। टीएन शेषन को इनाम क्या मिला? टीएन शेषन को इनाम यह मिला कि अपने पद से रिटायर होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े टीएन शेषन और हारे। यह वोट चोरी है सर। ये चोर खानदान जिसने इस देश को आजादी के पहले से, आजादी के स्वतंत्र वीर, असली नायक जिनका की नेतृत्व करते हैं एक व्यक्तित्व सावरकर साहब, उस पर थूकता फिरता है ये आदमी, जिससे आपने आज की वीडियो शुरू की, पुणे की एक अदालत में जहां पर इनकी पेशी थी। अब सर आप देखिए कि पुणे की, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस व्यक्ति ने वीर सावरकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां नहीं की हैं, लेकिन ये जो पुणे वाला मानहानि का केस है, ये केवल अपमानजनक टिप्पणी का नहीं है सर, ये झूठ, फ्रॉड, लफाजी का है। मैं बता रहा हूं, इस बार जमानत बेहद मुश्किल है। कारण क्या? जो मुकदमा दर्ज हुआ है मानहानि का पुणे की कोर्ट में, वो इस मामले में दर्ज हुआ है कि इस व्यक्ति ने किसी एक किताब के कोटेशन का हवाला देते हुए राहुल ने ये कहा, लंदन में, वो भी भारत की जमीन पर नहीं, लंदन में इस व्यक्ति ने कहा कि वीर सावरकर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मुसलमान को पीटा, और उस पीटने के बाद वो बहुत प्रसन्न हुए। मैं यहां दर्शकों आपके लिए क्लियर कर देता हूं, सावरकर साहब ने किसी मुसलमान को पीटा नहीं पीटा, ये एक दूसरा इशू है। उससे वो खुश हुए, ये
और अलग विषय है। मैं इस बात की हामी नहीं भरता, ना ये मुकदमा करने वालों ने इस बात का किया है कि नहीं साहब मुसलमानों को कभी नहीं पीटा, हम उसमें नहीं जाते, वो दूसरा विषय है। लेकिन जो टेक्निकल और लीगल आधार लिया गया है इस मानहानि के केस में कि ऐसी कोई घटना सावरकर साहब ने नहीं की थी, इसलिए राहुल गांधी लंदन में बैठ के सावरकर साहब के नाम पर फ्रॉड, झूठ, लफाजी बोल रहे थे। और ये आपराधिक मामला है सर, ये आपराधिक मामला है। आप ध्यान दीजिए, अब तक सावरकर साहब के ऊपर जितने भी मामले थे वो दूसरों की भावनाओं को आहत करने वाले मामले थे। ये सीधे सीधे झूठ और लफाजी का मामला है जी। अब आते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पे। मैं 2 मिनट में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि कितनी भी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस, नेहरू के बाद की कांग्रेस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये कितनी भी प्रचंड बहुमत से आए इस देश में जीत के 2 साल के अंदर एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, अलोकप्रिय हो गए। राइट फ्रॉम 67 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 1971 में तो इनको प्रचंड बहुमत, प्लस उसके बाद बांग्लादेश विभाजन और दुर्गा है, या है, वाह है की उपाधियां मिली थी, पर मात्र 3 साल के अंदर इनको मुंह छुपाते हुए वो साड़ी वाली फोटो और देश में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। सारी लोग, और 350 सीट थी। और जो आज राहुल गांधी के हैंडल्स दिखा रहे हैं ना कि पब्लिक दौड़ा रही थी, ठीक वही दशा हो गई थी 3 साल के अंदर। उसके बाद सुन लीजिए, 1980 में जनता पार्टी को हरा के ये फिर उसी 350 सीट के प्रचंड बहुमत से फिर जीत के आई, और 1980 में जीत के आई थी, और 83-84 आते आते इनकी ये दशा हो गई थी कि पब्लिक ने, इसी देश की जनता ने इनको जूते लेके दौड़ाना शुरू किया, अंत में इन्हीं के घर में। और इसके बाद फिर ये सहानुभूति लहर पे प्रचंड बहुमत लेके आए, 410 सीट, और मात्र 2 साल के अंदर राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है और गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है किनारे। मात्र 2 साल में 410 सीट वाली सरकार का मुखिया, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, और वीपी सिंह की सभाओं में 1-1 और 1.5 लाख की भीड़ जमा होती थी। तो सर आज तक इनको जब भी प्रचंड बहुमत मिला है 2 साल के अंदर, इन्होंने वो सारी जो सहानुभूति थी और जो सारी लोकप्रियता थी वो खो दी है। ये रिकॉर्ड है इनका। सर आज तो ये बिल्कुल ही सत्ता से गायब हैं और इनका कोई नाम लेवा नहीं है देश में। तो ये एक बात समझ चुके हैं कि देखो भैया, सामान्य परिस्थिति में चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे, हम मोदी को नहीं हरा सकते। हाँ, एक बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कांग्रेस के पास। इनके परिवार का जब एक आदमी कोई टपक जाता है तो उससे जो इस सहानुभूति लहर उपजती है, उस पे सवार होके ये हमेशा सत्ता में लौटते आए हैं। तो सर क्यों ना सहानुभूति लहर आर्टिफिशियल क्रिएट कर दी जाए। तो राहुल गांधी का यह बयान कि मेरी जान को खतरा है, इनके परिवार में ऐसे 3 लोग हैं जिनको खर्च करके, और कुछ विदेशी ताकतें हैं जो चाहती हैं किसी भी कीमत में मोदी जाए और हमारा अमेरिकन स्टूज गद्दी पे हम बैठा सकें। तो उन विदेशी ताकतों के लिए ये 3 चिल्लर, इस खानदान की जो चिल्लर 3 चवन्नियां,
क्यों ना इनमें से एक आध को खर्च करके सहानुभूति लहर पैदा कर दी जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मुझे आप बताइए। जी बाबा जी, देखिए, आपने मेजॉरिटी और मेजॉरिटी के बाद कांग्रेसी सरकारों का अनपॉपुलर होने में तमाम गिनाए आपने। यूपीए 1 यूपीए 2 छोड़ दिया। अभी यूपीए 1 हाँ का हाँ भी देख लीजिए और यूपीए 2 का भी देख लीजिए। अब हाँ। आते हैं सर आपके इस मूल चिंता पर। यही वो एंगल है जो बेहद शातिर और बेहद खतरनाक है, और तब मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को पप्पू न कहिए न पप्पू समझिए। ये बात अनायास नहीं निकल के आई है। ऐसा होता है बहुत बार कि अपराधी जो होता है, जो आरोपी होता है, जिसको कि दर दर कोर्टों में भटकना होता है, जो रोज मुकदमे लड़ता है, रोज थूकता है, रोज चाटता है, कहीं जमानत भरता है, कहीं बॉन्ड भरता है, कहीं पेश होता है, वो इतना व्यस्त होता है कि वो कई बार कह देता है कि अरे यार वकील साहब, आप एक वकालतनामा लगा के कुछ अपना रीजन बता दीजिएगा और हम यार नहीं आएंगे, बड़ा थक गए। लेकिन ये इतना मामला नहीं। कांग्रेस के इकोसिस्टम जो ये लगातार कल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नहीं साहब, बिना जानकारी के वकील ने राहुल गांधी के बारे में ऐसा लिख दिया था, और आज राहुल गांधी उस शपथ पत्र को जो वकील ने दायर किया उसको वापस लेंगे। अब आपकी बात को काटते हुए लग रहा है ये बात, अगर प्रथम दृष्टिया देखें तो, जब आप एक तरफ चिंता कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है और सहानुभूति के लहर के बहाने और ऊपर सवार होकर कांग्रेस सत्ता में लौटी है, ऐसे उदाहरण हैं, निश्चित तौर पर हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम कल रियलाइज करने के बाद, क्या रियलाइज करने के बाद अभी मैं बताऊंगा, और आज पुणे की उस अदालत में जाके उसको वापस लेंगे, ये बात तो आपकी बात को काटती है नहीं। सरसरी निगाह में ये आपकी बात को काटते हुए दिखेगी, लेकिन राहुल गांधी को जो स्पेल आउट करना था वो उन्होंने स्पेल आउट कर दिया कि मेरी जान को खतरा है, मैं मर सकता हूं। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनका एक बाइट आज तक टहलाया जाता है, ये जो मेरे खून की अंतिम बूंद है ये देश के काम आती रहेगी, वो आज तक टहलाया जाता है। तो आपकी चिंता बिल्कुल है, जायज है। इस देश में वेटिकन की एक प्रतिनिधि जो 1980 में मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो जाता है, उसके बाद वो भारत की नागरिक बनती है, और तब उस समय जब हल्ला होता है तो मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाता है। उस एक महिला के भारत में आने के बाद कांग्रेस खानदान के आसपास की स्थितियों पर अगर आप नजर रखेंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी साफ तौर पर समझ में आएगी। हमारे प्रारब्ध पर शास्त्री जी के बाद इस देश को कौन चलाता रहा, इस नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, बड़ा डिटेल 55-57 मिनट का वीडियो पड़ा है, जिसमें एक एक क्रोनोलॉजी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। दर्शक आजकल उसको देख रहे हैं, वायरल हुआ पड़ा है दोबारा। सर आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, इसीलिए राहुल गांधी को अब नॉन सीरियस तरीके से नहीं लिए जाने की आवश्यकता है। ये और एक मामला नहीं है जिस तरीके से तमाम मामले रहे हैं जहां पर ये अनाप शनाप बयानबाजियों के बाद थूक के चाटते रहे हैं। इसी सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था अपमानजनक टिप्पणी पर, दीपांकर दत्ता साहब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि भैया तुम एक जिम्मेदार पार्टी के लाडले हो, तुम जरा इस तरह की बातें मत किया करो, और महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो हीरो हैं, हीरो नहीं भगवान हैं, तो ऐसा काम तुम मत किया करो। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा ना कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने है जो इस आदमी को बार बार माफीनामे स्वीकार करती है, बार बार इस आदमी को छोड़ती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट ने है जो अनाप शनाप चीजों के लिए स्वतः संज्ञान ले लिया करती है, लेकिन देशद्रोही और देश की संस्कृति, देश के लोकतंत्र, देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं, देश की संसद, देश की संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन जैसे को, और तो और सुप्रीम कोर्ट तक को लगातार दूषित कर रहा है अपने विश्वमन से, और उसके बाद स्वतः संज्ञान इनका सूख जाता है। तो ये भी देखने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, हमने आपने, और जब मैं हम आप कह रहे हैं तो भारत के मतदाता ने इनकी औकात, इनकी असलियत पहचान ली है 2014 से। इसलिए इस देश की एक एक जनता इनका इलाज कर रही है, लेकिन अपेक्षाएं जिनसे अधूरी हैं वो सरकार है। सरकार बहादुर, अब इस आदमी का परमानेंट इलाज करिए। कोर्ट बहादुर, इस आदमी का परमानेंट इलाज करिए। अवनीश भाई, ये इतनी हताशा इंडी खेमे में कि
इस आदमी को चुनाव में नहीं हराया जा सकता। ये विश्वास इतना ज्यादा या इस कदर हताशा कि नहीं नहीं हम नहीं हरा, मुझे लगता है ये हरियाणा महाराष्ट्र से ज्यादा आई है। भाई दिल्ली तो फिर भी चलो 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत अलोकप्रिय हो चुके थे, केजरीवाल जेल काट आए, सब कुछ, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे। हरियाणा और महाराष्ट्र तो बिल्कुल जीते हुए चुनाव थे ना। वहां वो कई बार ओलंपिक में या बड़े कंपटीशन में हम देखते हैं कि एक धावक गिर गया, गिर के पिछड़ गया, फिर दौड़ना शुरू हुआ और जीत गया। ऐसे केस में तो फिर बहुत ज्यादा, अगर ये यार ये तो साला बहुत, ये तो एकदम तूफान है। मतलब इतना पीछे से निकल के आई भाजपा और हरियाणा महाराष्ट्र जीत गई, क्या इसने बहुत ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया क्या विपक्ष? जी बाबा जी, एक बार मैं फिर आपको सुना दूं जरा। आपके दिल के किसी कोने में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक मोहब्बत झलकती है बार बार। आप कांग्रेस की बड़ी चिंता करते हैं कि आखिर कांग्रेसी इतना क्यों निराश हो गए। सर देखिए, आपने हरियाणा और महाराष्ट्र की एक बात की ना, एक बड़ी विशेष और बड़ी महीन बात है जिसकी तरफ मैं दर्शकों आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी कभी चुनाव जिताऊ फेस तो पूरे भारत में नहीं रहे हैं। पहली चीज, कांग्रेस ने क्षेत्रीय छत्रपों के भरोसे बहुत सारे चुनाव जीते हैं। कांग्रेस में हरियाणा के पोस्टर बॉय कौन थे? दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी का परिवार। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जब यह देख लिया कि मैं तो हराऊ फेस हूं ही, लेकिन हमारा लोकल छत्रप जो हुड्डा परिवार है उसके बल पर भी, उसके चेहरे पर भी हम जिसे जीता हुआ चुनाव मान रहे थे, बहुत सारे चुनावी विश्लेषक भी मान रहे थे कि हरियाणा हो गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया में किसान आंदोलन के दौरान या उसके बाद लेकर उसको सारा बनाया गया था माहौल, ऐसे सीधे सीधे लग रहा था, भाजपाइयों को लग रहा था कि हम चुनाव हारने वाले हैं। और ऐसे मामले में लोकल छत्रप के इतने कद्दावर होने के बाद भी कांग्रेस चुनाव हार गई। हरियाणा में एक बात थी, और यही बात महाराष्ट्र में भी आ जाइए। महाराष्ट्र में कांग्रेस का कौन सा ऐसा राहुल गांधी का बड़ा चेहरा था जिसका प्रभाव हो? नहीं। वहां वो किसके भरोसे थे? छत्रपों के, अपने गठबंधन के छत्रपों के। वो उद्धव ठाकरे से उम्मीद लगा के बैठे थे, वो शरद पवार से उम्मीद लगा के बैठे थे, वो मुस्लिम जितने भी सपा के अबू आजमी है वो उससे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमको ये सब जिता देंगे और अंततः कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये डबल झटका है। वो जान रहे हैं कि दिल्ली वाला पोस्टर तो चल ही नहीं रहा है, इसके अलावा अब हम जिन छत्रपों के कंधे पर सवार होकर अपनी सरकार बना के आला कमान बन के बैठे रहते थे हरियाणा और महाराष्ट्र में, उसने भी काम नहीं किया। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया है। और मैं पिछले कम से कम 4 महीने 5 महीने से, चाहे अपने प्रारब्ध के चैनल पर हो, चाहे मैं जहां भी अवसर मिलता है, मैं लगातार एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने यह मान लिया है 2014, 19, 24 के बाद कि नरेंद्र मोदी को वो भारतीय राजनीति के निर्वाचन पद्धति में हरा नहीं सकते। इसलिए अब ये हर उस तरह के काम से सत्ता गिराने या सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर 100 बात की एक बात बस बोल लेने दीजिए, 100 बात की एक बात बोलने दीजिए। लेकिन इनके इन तमाम प्रयासों के बावजूद, क्योंकि जनता इलाज करना जान गई है, ये इसमें सफल नहीं होने वाले हैं। मतलब इनको अब लगने लगा है कि भाई चुनाव में तो हरा नहीं सकते, तो मिलिट्री कू और सिविल वॉर, यही 2 ऑप्शन बचे हैं इनके पास। बांग्लादेश मॉडल। अच्छा, बिल्कुल बचे हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी सेना का डीएनए, हमारी सेना का संस्कार, हमारे सेना की संस्कृति ऐसी नहीं है। तो मिलिट्री कू तो इनके अब्बा जान न करा पाएंगे भारत में। नहीं, पर हमारी जनता की भी तो प्रवृत्ति ऐसे नहीं है, आप बताइए। इसीलिए सुनिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी जनता जिसको आप कह रहे हैं, इनके लिए सड़कों पर उतर के सिविल वार के हिमायती केवल हरी चद्दर और हरे टिड्डे हैं जिनसे उन्हें उम्मीद है। लेकिन ऊपर वाले की करनी देखिए, वो भी इन्हें रिस्पांस नहीं दे रहा है। अब आप समझ रहे हैं सर, ये किसे सड़कों पर उतारना चाहते हैं? सड़कों पर कौन उतरेगा? किसका कॉमन एजेंडा है? वो बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, नहीं उतरे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए।
वक्फ बोर्ड पे नहीं उतरे। एनआरसी, 3 तलाक, वक्फ बोर्ड कब दिया उन्होंने? नहीं उतरे। एक भी सांसद विधायक नहीं जीता, ऐसी स्टेजेस भी आई हैं तब नहीं दिए। लेकिन यही एक बात बतिया लेना बहुत जरूरी है बाबा जी, ऐसा नहीं है कि वो सुधर गए हैं, ऐसा नहीं है वो राष्ट्र के साथ हो गए हैं, ऐसा इसलिए है कि आज 20 से ज्यादा राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में बाबा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा है, उत्तराखंड में पुष्कर धामी है, बंगाल में उतरेंगे? बंगाल में टुकड़े टुकड़े पे कब नहीं उतरे हैं आप मुझे ये बता दीजिए, टुकड़े टुकड़े में उतरे कब नहीं है? मुर्शिदाबाद भूल गए आप? नहीं, लार्ज स्केल अनरेस्ट की कोई संभावना नहीं संभव है। मैंने इसीलिए ये तथ्य दिया कि यह भी इनके लिए संभव इसलिए नहीं है कि आज 20 से ज्यादा राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि हम एक संघीय व्यवस्था है, यहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर होता है, इसलिए अगर दिल्ली और प्रदेश की सरकारें एक रहेंगी तो इस तरह की जितनी नकारात्मकता है उनकी औकात नहीं है कि वो बाहर आए। तो इसका मतलब ये भी एक फुस्सी बम ही साबित होने जा रहा है इनका, ये जितना भी हो चुका सर। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कांग्रेस और कांग्रेसी को सिस्टम बहुत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 11 सेकंड का एक दर्शक, आम जनता, एक युवा लड़की, एक यूट्यूबर ने उससे पूछा और उसने क्या कहा है, मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, मैं उसे सिर्फ सुनाऊंगा, बस सुन लीजिए, इसी में हर चीज का जवाब है। सुनिएगा सर। जनता का ध्यान कांग्रेस के चुनाव आयोग वाले मुद्दे, ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता का ध्यान कांग्रेस के चुनाव आयोग वाले मुद्दे से ज्यादा कुत्तों के मुद्दे पर? क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं। सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और युवा सड़कों पर इस तरह से अभिव्यक्ति दे रहा है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत जल्दी अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राम।